वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू द पोलैरिटी ऑफ बोन्स। तो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा अबाउट द पोलैरिटी ऑफ बोन्स एंड the term that is used to measure the degree of polarity in a molecule, that term is called dipole moment, that represented by symbol. That symbol is mu, and mu is equal to q into d, and mu is equal to q into d. This is the mathematical expression of the dipole moment term. Fine. And here the q is the charge present on the adjacent atoms and the covalent bonded atoms, and the d is the distance सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, तो बच्चों हमने लास्ट क्लास के अंदर अपनी जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने पोलैरिटी ऑफ बोन्स को पढ़ा, और पोलैरिटी ऑफ बोन्स को कौन सी टर्म मेजर करती है? डाइपोल मोमेंट, दैट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दैट इज म्यू। And today we will start our topic with the application and the importance of dipole moment। और आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा importance या बोल सकते हैं applications that are related to the dipole moment। ठीक है, तो अभी आप ध्यान से सब सुनेंगे बच्चे, सब देखिए। पहली एप्लीकेशन है डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो मैं अभी आपको ये बताना चाहती हूँ, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड के बेसिस पे कल हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था। जो कंपाउंड्स पोलर होगा उसके लिए म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, या फिर बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी डेफिनेटली। और जो कंपाउंड्स नॉन पोलर होंगे उनके लिए म्यू की वैल्यू, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 0 होगी। तो डाइपोल मोमेंट टर्म हेल्प करती है, अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर नेचर का है तो उसके लिए म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर नेचर का है तो उसकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू इसके लिए क्या है? इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको म्यू डाइपोल मोमेंट को मेजर करने के बाद हम पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए वैल्यूज भी बता सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिग्री ऑफ पोलैरिटी। बच्चे ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि कोई मॉलिक्यूल कितना पोलर है उसको अगर हम मेजर करें तो वो किस बेसिस पे मेजर होगा? म्यू की वैल्यू के बेसिस पे मेजर होगा। अगर म्यू की वैल्यू हाई होगी, जैसे कल हमने एक एग्जांपल लिया था NH3 का और NF3 का, आपको पता है। तो हमने कल एक क्वेश्चन भी अराइज किया था यहाँ पर कि वाई ऑल्दो F3 या फिर बोल सकते हैं ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिसाइड दिस द डाइपोल मोमेंट वैल्यू, डाइपोल मोमेंट दैट वैल्यू दैट मेजर द डिग्री of polarity in the molecule। We know that fluorine is a highly electronegative atom। Beside this, fluorine का dipole moment की वैल्यू कम है, वो somewhat क्या है? कुछ हद तक नॉन पोलर नेचर का है, उसकी म्यू की वैल्यू लेसर है, तो उसमें पोलैरिटी NH3 के कंपैरिजन में क्या है? कम है। तो आपको पता होना चाहिए म्यू हमें क्या बताता है। अगर म्यू की वैल्यू हाईली होती, पॉजिटिव होती है, तो वो मॉलिक्यूल हाईली पोलर नेचर का होता है, और जिसकी म्यू की वैल्यू लेसर होती है वो मॉलिक्यूल लेस पोलर नेचर का, उसमें पोलैरिटी कम होती है। तो डाइपोल मोमेंट टर्म, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? दैट सिंबलाइज्ड बाय सिंबल म्यू। म्यू हमें क्या क्या बताता है? अगर मैं कहीं लिख दूं म्यू इक्वल टू 0 तो आप अपने आप समझ जाएंगे मैम बात कर रहे हैं अबाउट द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। अगर मैं लिखूं म्यू इज इक्वल टू 2.53, आप अपने आप समझ जाएंगे म्यू की वैल्यू कुछ है, काफी 2 पॉइंट समथिंग बहुत वैल्यू हो गई म्यू की। अगर कुछ वैल्यू है हमारे पास, और म्यू की यूनिट मैंने कल आपको बताए थे DBY, ठीक है, DEBYE। ओके, तो ये हमारे पास म्यू की वैल्यू अगर कुछ प्रेजेंट होगी तो वो मॉलिक्यूल हाईली पोलर होगा। तो म्यू डिसाइड करता है, और म्यू किसके इक्वल होता है? म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। और म्यू डिसाइड करता है, अगर वो म्यू की वैल्यू हमारी हायर है तो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी भी हायर है, अगर वो म्यू की वैल्यू लेसर है तो म्यू में और वो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी भी लेसर है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट कंसेप्ट की, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट हमें मॉलिक्यूल की शेप भी एक्सप्लेन करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मॉलिक्यूल की शेप कैसे एक्सप्लेन करता है। कल हमने एग्जांपल लिया था लाइक SO2। अब ध्यान से देखिएगा, हम अपने कंसेप्ट भी साथ साथ रब भी करते चलेंगे। इधर देखिए, नेक्स्ट है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया है मैंने। देखिए डाइपोल मोमेंट हमें क्या बताता है? मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है?
डायपोल मोमेंट हमें बताता है अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है तो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है, म्यू की वैल्यू कम है तो मॉलिक्यूल लेस, उसमें उस मॉलिक्यूल में लेस पोलैरिटी है। ठीक है, अब आइए शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो ये बच्चे हमने कल भी डिस्कस किया था। एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं CO2 का, और आपको पता है CO2 के केस में हमने ये शेप बनाई थी, बहुत अच्छे से याद है आपको। और इस केस में हमारी म्यू की वैल्यू क्या आई थी, इक्वल टू 0, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ भी ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पोलैरिटी क्या हो रही है, दोनों की कैंसिल हो रही है। म्यू की वैल्यू क्या थी, 0, और जिसमें म्यू की वैल्यू 0 हो वो मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें लीनियर शेप बनती हो और दोनों साइड में, या ऐसे बोल सकते हैं ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों साइड सेम एटम लगे हों और दोनों के दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हों, तो डेफिनेटली वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को, ये वाला ऑक्सीजन इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये ऑक्सीजन भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी को तो कहते हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, पोलैरिटी कैंसिल हो जाएगी, म्यू की वैल्यू 0 होगी, मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। ऐसे केसेस में जिसमें 3 एटम प्रेजेंट है, एक एटम कॉमन है और 2 एटम, एक एटम हमारा कॉमन है मतलब ऑक्सीजन, और एक एटम हमारा सेंटर एटम है दैट इज कार्बन। और ऐसे केसेस में याद रखना दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हों तो ये मॉलिक्यूल की शेप हमारी क्या होगी, लीनियर होगी। तो कुछ हद तक जो म्यू की वैल्यू है वो हमें लीनियर शेप भी बताती है मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल, अभी मैंने बोला एग्जांपल लिया मैंने ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब जिसमें 3 एटम है और एक एटम है, एक एटम ऐसा है, 3 एटम है टोटल, उसमें 2 एटम सिमिलर है, ऑक्सीजन सिमिलर है और दोनों साइड पे लगे हुए हैं, टर्मिनल पोजीशन पे लगे हुए हैं और दोनों अपना काम कर रहे हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं और पोलैरिटी कैंसिल कर रहे हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल के केस में शेप होगी लीनियर। सेम ऐसे कल हमने एक बात और की थी, BeF2, और आपको मैंने बता दिया बेरिलियम। मुझे बार बार ये बात बताने की जरूरत नहीं है ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड क्यों बनाया, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा डेफिनेटली। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो डेफिनेटली फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन क्या करेगा, सिर्फ एक ही शेयरिंग बॉन्ड में रहेगा साथ में, बिल्कुल। तो यहाँ पर बेरिलियम क्या करेगा, ये यहाँ जाएगा बेटा, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन, तो दोनों फ्लोरीन दोनों साइड में क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपनी अपनी साइड इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींचेंगे और बिल्कुल दोनों का नेचर बिल्कुल सेम है, पोलैरिटी कैंसिल होगी, डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी और मॉलिक्यूल क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। तो कुछ हद तक ये जो डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट है ये हमें मॉलिक्यूल की शेप भी डिजाइन करके बताता है, मॉलिक्यूल की शेप भी एक्सप्लेन करता है कि ऐसे मॉलिक्यूल क्या रहेंगे जो दोनों साइड बिल्कुल सिमिलर लगे हैं, तो दोनों का काम एक ही है, इलेक्ट्रॉन को खींचना, बिल्कुल स्ट्रेट खींच के रखेंगे तो मॉलिक्यूल की शेप डिजाइन होती है ऐसे केसेस में लीनियर। ठीक है, और म्यू की वैल्यू क्या रहेगी, 0, मॉलिक्यूल क्या रहेगा, नॉन पोलर, और शेप का नाम क्या होगा, लीनियर शेप। ऐसे में एक एग्जांपल और ले रही हूँ शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स को समझाने के लिए, टेट्रा एटॉमिक एटम के केसेस। टेट्रा एटॉमिक नाम से क्लियर हो रहा है बच्चे, 4 एटम होने चाहिए। ये एग्जांपल भी कल मैंने आपको समझा दिया है, BF3, 4 एटम्स होने चाहिए पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। तो आप देख रहे हैं इस केसेस में सारे फ्लोरीन दूर दूर लगे होंगे, सारे कॉमन एंगल पे प्रेजेंट होंगे, मैंने कल भी डिस्कस किया था 120 डिग्री के एंगल पे क्या होंगे, सारे दूर दूर प्रेजेंट होंगे। और इस केस में जो शेप होगी, ऐसी शेप को बोलते हैं बेटा ट्रायगोनल प्लेनर शेप। कौन सी शेप बोलते हैं, ट्रायगोनल प्लेनर शेप बोलते हैं। ठीक है, और म्यू की वैल्यू सब अपनी अपनी जगह, म्यू की वैल्यू ये इसकी पोलैरिटी इससे कैंसिल हो रही है, इसकी पोलैरिटी इससे भी कैंसिल हो रही है, तो म्यू की वैल्यू 0 रहती है और मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। ये है टेट्रा एटॉमिक एटम्स का केस। टेट्रा एटॉमिक मतलब जिसमें 4 एटम और एक हमारा पूरा कंप्लीट एक मॉलिक्यूल हो। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है टू गिव द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवलेंट बॉन्ड, टू गिव द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवलेंट बॉन्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ, बेटा आपको मैं एक बात एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, हमारी 4th एप्लीकेशन है डायपोल मोमेंट कंसेप्ट की। इसको समझना बहुत जरूरी है, ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, और अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि क्या हमें एक्सप्लेन करना चाहता है, हमें ये एक्सप्लेन करना चाहता है कि कोई भी कोवलेंट मॉलिक्यूल होगा ना, कोई भी कोवलेंट मॉलिक्यूल, स्पेशली वो उसमें एटम डिफरेंट होने चाहिए, एटम डिफरेंट होंगे तभी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी। अगर एटम सेम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी, तब तो म्यू की वैल्यू डेफिनेटली क्या रहेगी,
है, वो तो हमारा ऐसा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाएगा। उस केस में आप पोलैरिटी डिजाइन नहीं, पोलैरिटी उस केस में निकलती है, चार्ज उस केस में आता है जब दो एटम प्रेजेंट हो एक मॉलिक्यूल में और दोनों डिफरेंट हो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। तो ये जो एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन, हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहती है, ये फोर्थ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इन ए कोवलेंट बॉन्ड, हर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद है पार्शियल कोवलेंट बॉन्ड इन आयनिक बॉन्ड। तो उसके बाद मैंने आपको इसी टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक पढ़ाना है कि कोई भी आयनिक बॉन्ड होता है तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। तो मतलब आज आपको क्लियर हो गया ये बात। मैं आपको बता दूं कि ईच कोवलेंट बॉन्ड हैव सम आयनिक कैरेक्टर एंड ईच आयनिक कैरेक्टर, आयनिक बॉन्ड, each covalent bond has some ionic character and each ionic bond have some covalent character। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। अभी तक हम तो सिंपल ये बोलते थे कि कोवलेंट बॉन्ड होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, आयनिक बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन होने से बनता है, और दोनों ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं और अपने आप को ये बॉन्ड क्या बना लेते हैं, स्टेबल बना लेते हैं। बट आज हमें ये पता लगेगा विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट कंसेप्ट कि ईच कोवलेंट बॉन्ड हैव सम आयनिक कैरेक्टर एंड ईच आयनिक बॉन्ड हैव सम कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो अभी मैं ये डिस्कस करूंगी। थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन है मेरी कि दिस डाइपोल मोमेंट हेल्प इन टू गिव द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ओके। We'll discuss about the fourth application of dipole moment, that is percentage ionic character present in a covalent bond, ठीक है। तो percentage ionic character is equal to the observed dipole moment upon dipole moment for complete ionic character multiply 100। अब देखो बेटा, सिंपल फॉर्म में अगर मैं इसको बताऊं तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मतलब एक कोवलेंट मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर भी होता है कोवलेंट मॉलिक्यूल के, कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ, तो कोवलेंट कैरेक्टर के साथ साथ तो किसके इक्वल होता है ये, म्यू ऑब्जर्व। ये वैल्यू बेटा वो वैल्यू होगी डाइपोल मोमेंट की जो आपको गिवन होगी, और फिर है अपॉन म्यू आयनिक मल्टीप्लाई 100। और म्यू आयनिक की वैल्यू आप वैसे निकालेंगे जैसे मैंने कल मैं आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझाया था, म्यू आयनिक इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, फाइन। अब इस बात को तो ये जब आप सॉल्व करेंगे, क्यू की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, डी की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। क्यू क्या है, एक कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर जो भी हमारे पास एटम प्रेजेंट है उन पे चार्ज, दैट इज क्यू। एंड डी क्या है, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन। कल हमने HCl की बात की थी, आपको याद है, ठीक है। तो अब म्यू ऑब्जर्व हमें गिवन होगा, म्यू आयनिक Q और D हमें गिवन होगा, हम म्यू आयनिक निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। इस तरीके से हम किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर आयनिक कैरेक्टर होता है ये पता लगाएंगे, ठीक है। अब आइए फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक एन एग्जाम्पल इन HCl मॉलिक्यूल। मेरे पास एक HCl का मॉलिक्यूल है और सबको पता है HCl के अंदर कैसी बॉन्डिंग है बेटा, HCl एक हेट्रो एटॉमिक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, दो एटम है, डिफरेंट एटम है, हेट्रो एटॉमिक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। इसके अंदर आपको म्यू ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कितना दिया है, 1.07 डी बाय, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज दैट आर प्रेजेंट ऑन द HCl molecule is डिस्टेंस इज 1.275 एंगस्ट्रॉम। अब आपको पता है मैंने कल भी एक्सप्लेन की थी ड्यूरिंग द यूनिट, आपको डिस्टेंस को सेंटीमीटर में बदलना है। तो आप एंगस्ट्रॉम को अगर जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्यू क्या है, 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ये वैल्यू बेटा आप लोगों को गिवन है। अब आपने क्या करना है, ऑब्जर्व को छोड़िए एक बार, ऑब्जर्व को कहाँ रखेंगे, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट को यहाँ प्लेस करेंगे। आयनिक कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये फॉर्मूला लगाना है Q इंटू डी। क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, 4.8 इंटू 10⁻10। डी की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन थी, 1.275 एंगस्ट्रॉम गिवन थी, उसको मैंने सेंटीमीटर में बदल दिया, 1.275 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। और आपको पता है ESU और सेंटीमीटर को मिलाकर एक यूनिट बनती है मेरे पास डिबाई, और जब 10 की पावर -8, 10 और 10 की पावर -8 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -18। और 1 डिबाई एक होता है, किसके इक्वल होता है, 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो मेरे पास यहां से एक यूनिट निकल कर आती है 10 की रेज टू पावर -18, ठीक है ना, देख रहे हैं ना आप, इन दोनों को ऐड करेंगे 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर, ये हो जाएगा किसके इक्वल, 1 डिबाई के इक्वल। और बचा क्या है, 6.12, क्या बचा है, 6.12। ये हो गया मेरा आयनिक
डाइपोल मोमेंट। इस आयनिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को मुझे कहाँ रखना है बेटा, अब आ जाइए फॉर्मूले में पुट करते हैं। ये वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, ये वैल्यू मेरे पास गिवन थी बच्चे कितनी 1.07 डिवाइड, और ये वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई है 6.12 डिवाइड से डिवाइड कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है HCl मॉलिक्यूल के अंदर, ये लगभग आ जाएगा बेटा 17 पॉइंट समथिंग 32 अप्रोक्स, कितना आ जाएगा पीछे। ठीक है, दिस इज द परसेंटेज आयनिक करेक्टर दैट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द HCl। ये मेरा परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकलेगा, एक कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर प्रेजेंट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो बच्चे ये है लगभग 17.48%। तो एक HCl के मॉलिक्यूल के अंदर कितना परसेंट आयनिक करेक्टर है, 17.48% आयनिक करेक्टर है। बाकी HCl मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, कोवलेंट करेक्टर है। तो यस, विद द हेल्प ऑफ म्यू हम डाइपोल मोमेंट के कंसेप्ट से ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी कोवलेंट करेक्टर में, किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल में आयनिक करेक्टर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां तक आपको पता लगा। दिस इज द फोर्थ एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कंप्लीट चैप्टर, आपका जो कंप्लीट चैप्टर है बेटा, ये पूरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर ठीक है, फॉर नीट एग्जाम, फॉर IIT, फॉर JEE ये एग्जाम, ये कंसेप्ट्स जो चल रहे हैं इवन 12th लेवल के लिए और फर्दर हायर स्टडीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहे हैं। सो बी केयरफुल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट। ये क्वेश्चन जनरली परसेंटेज आयनिक करेक्टर को कैलकुलेट करना, ये मोस्टली एग्जाम्स में बेटा आता ही आता है। अब आ जाइए, हाँ, तो फोर्थ एप्लीकेशन हो गई हमारी परसेंटेज आयनिक करेक्टर प्रेजेंट इन ए कोवलेंट बॉन्ड। Now we will discuss about the subtopic that present in the fourth application, partial covalent character also present in ionic bond। तो अब हमारा टॉपिक रहेगा partial covalent character also present in ionic बॉन्ड। अभी हमारी फोर्थ एप्लीकेशन ही चल रही है रिलेटेड टू द टॉपिक डाइपोल मोमेंट। टू कंसेप्ट जो अभी हमने एक फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ी कि दैट कोवलेंट बॉन्डिंग बॉन्ड हैव सम आयनिक करेक्टर, तो यस डेफिनेटली आयनिक बॉन्ड आल्सो हैव सम कोवलेंट करेक्टर। ठीक है, तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए पार्शियल कोवलेंट करेक्टर, पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत, जैसे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर थोड़ा बहुत आयनिक करेक्टर भी हमने HCl के केस में देखा 17.48% आयनिक करेक्टर प्रेजेंट है और HCl एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। सेम उसी तरीके से पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत कोवलेंट करेक्टर भी प्रेजेंट होता है आयनिक बॉन्ड्स के अंदर। इस बात को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। देखिए, एज यू नो दैट मैंने एक एग्जांपल, जनरल बेसिक एग्जांपल हमारा बनता है यहाँ पर। देखो, कोवलेंट बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बेसिक एग्जांपल HCl है और आयनिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बेसिक एग्जांपल बनता है बच्चे NaCl, क्योंकि हमको पता है NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बिकॉज Na सोडियम लॉस द इलेक्ट्रॉन and chlorine gain the electron. After losing and gaining the electron they become stable, you know that. So or cation always has smaller size as compared to anion, also you know that. So मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट किया है, छोटा साइज का आयन रिप्रेजेंट किया कैटायन, एंड दिस इज कॉल्ड अनायन। ठीक है, और जो कैटायन होते हैं वो अनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब कैटायनिक पार्ट इन आयनिक बॉन्ड, किसी भी आयनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो कैटायनिक पार्ट होगा, मतलब Na पॉजिटिव लगा लो आप यहाँ पे, जैसे ही वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली जो आयनिक चार्ज होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाएगी, वो थोड़ा सा फैल जाएगा, है ना, उसका जो स्फेरिकल नेचर है उसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाएगी जैसे ही पॉजिटिव चार्ज का आयन नेगेटिव चार्ज आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। क्या बोलते हैं? इस कंसेप्ट को आप बोल सकते हैं पोलराइजेशन, एंड द प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हुई? ईच आयनिक कैरेक्टर हैव सम कोवलेंट कैरेक्टर बिकॉज when the ions are attract with each other, then the ion will be distorted का मतलब क्या होता है? आयन जो होते हैं उनका जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज होगी, उनमें थोड़ा सा डिस्टोर्शन आ जाता है,
और इस कंसेप्ट को बोलते हैं पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। तो पोलराइजेशन क्या है? द डिस्टोर्शन इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आपको पता है जैसे उनकी तरफ एक एटम है, एटम हैव सम चार्ज, यू नो दैट देयर इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एंड द डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में थोड़ा सा डिस्टोर्शन आ जाएगा। ये मैंने डिस्टोर्शन आपको शो भी करके दिखा रखा है। कहां पे डिस्टोर्शन आएगा? डिस्टोर्शन ऑफ नेगेटिव आयन by the positive ion is called polarization, and this concept explained in detail with the help of a person, a scientist. His name is Fazan, and he put some rules related to this concept, and this is called Fazan rules. तो अभी हम इस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उन्हें हम जानते हैं फजान रूल्स के नाम से। तो अभी आपको पता लगा कि किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर भी कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, क्योंकि जब आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनके आयंस डिस्टोर्शन शो करते हैं। डिस्टोर्शन के कारण उनमें पोलराइजेबिलिटी क्रिएट होती है, और इस डेफिनेशन को बोलते हैं पोलराइजेशन। सबको क्लियर हुआ व्हाट इज पोलराइजेशन? तो आप याद रखेंगे, व्हेन द कैटायन अट्रैक्ट द या फिर पोलराइज द अनायन या अट्रैक्ट द अनायंस टूवर्ड्स इटसेल्फ, एंड द अनायन जो पार्ट है बिकम डिस्टोर्टेड, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, एंड दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन इन डिटेल बाय फजान, एंड द कंसेप्ट गिवन बाय द फजान इज फजान रूल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फजान रूल्स। अब हम फजान रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द फजान रूल्स, ठीक है, दैट रिलेटेड टू द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट, देन वी विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग 2 एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ये आपको 2 नीचे एप्लीकेशन और अभी दिख रही है, ये हमने डिस्कस करनी है। इससे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द फजान रूल्स। डिस्कस अबाउट द फजान रूल्स दैट help in explain the partial covalent character present in the ionic bond. So first rule is smaller size of cation greater is the polarizability. अब मैंने इसको समझाने के लिए बेटा कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको बहुत इजीली समझ आ जाए। अगर स्मॉलर साइज होगा किसी केटायन का, उसमें पोलराइजिबिलिटी उतनी ही ग्रेटर होगी। तो देखो मैंने एग्जाम्पल में लिया है पहले लिथियम LiCl। आपको पता है इसमें आयनिक बॉन्डिंग है, आपको पता है एक अल्कली ग्रुप है, लिथियम इज ए अल्कली ग्रुप एंड क्लोरीन इज ए हेलोजन, और ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट डेफिनेटली आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। सोडियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड है, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। बट आपको एक चीज ऑब्जर्व हो रही है यहाँ पर बच्चे कि मैंने जो लिया है सब अनायन जो है वो मैंने यहाँ कॉमन लिए हैं, और केटायन मैंने यहाँ डिफरेंट लिए हैं। और केटायन कैसे प्रेजेंट है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है, आपको ये बात पता है। तो मैं ये कह रही हूँ जितना साइज स्मॉलर होगा अनायन का वो केटायन का, और आपको पता है विच केटायन है स्मॉलर size? Lithium, definitely top to bottom increase in principal shell, increase in number of shells, so size will increase of the cation here, you know that। तो लिथियम का सबसे छोटा साइज होने की वजह से वो सबसे छोटा केटायन है। इस वजह से जितना स्मॉलर होगा केटायन उतना पोलराइजेशन होगी, उतनी पोलराइजेबिलिटी होगी। तो हमने बात करनी, आपको पता है इन सभी के अंदर आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है, ये आयनिक बॉन्ड ही है, लेकिन अगर स्मॉलर साइज होगा कैटायन का तो उसके अंदर समवट कोवलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होगा। दिस इज द फर्स्ट रूल अकॉर्डिंग टू फजान। सो हाइयर कोवलेंट कैरेक्टर किसमें प्रेजेंट होगा? जिसमें कैटायन छोटा होगा, तो लिथियम क्लोराइड का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। और टॉप टू बॉटम मतलब ये टॉप टू बॉटम ही है क्योंकि मैंने सीजन लगा रखा है नहीं यहाँ, तो टॉप टू बॉटम अगर लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड की तरफ जाते हैं तो टॉप टू बॉटम कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट इन दीज मॉलिक्यूल विल डिक्रीज। तो सीजियम क्लोराइड का सबसे लेस कोवलेंट कैरेक्टर है, और लिथियम क्लोराइड में ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ केटायन हाईएस्ट कोवलेंट कैरेक्टर है। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ फजान। Now we will discuss about the second rule of Fazan is larger the size of an ion, more is the polarizability. अगले एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या किया है? अगले एग्जाम्पल में हमने केटायन तो कॉमन लिया है, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड।
हमने कैटायन तो कॉमन लिया है लेकिन अनायन का साइज इंक्रीज किया है। देखिए फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। और आप लोगों को ये बात पता है ये हमारा 17 ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है। सो लार्जर द साइज ऑफ अनायन, जितना बड़ा अनायन होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, उतना वो मॉलिक्यूल डिस्टोर्ट होगा, डिस्टोर्शन उसमें उतना ज्यादा होगा। तो लार्जर द साइज ऑफ अनायन ग्रेटर विल बी द पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, और उसमें उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें प्रेजेंट है? जिसमें अनायन का साइज बड़ा है, तो ये मोस्ट कोवलेंट है। और लिथियम फ्लोराइड, फ्लोराइड का साइज बहुत छोटा है, स्मॉलेस्ट अनायन है, तो ये क्या है? मोस्ट आयनिक है, और वी कैन से दैट लेस कोवलेंट कैरेक्टर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेटर द चार्ज आइदर ऑन कैटायन और अनायन। ग्रेटर होना चाहिए, चाहे कैटायन पे चार्ज हो या अनायन पे चार्ज हो, ग्रेटर विल बी द पोलराइजेबिलिटी, और जितनी पोलराइजेबिलिटी उतना कोवलेंट कैरेक्टर। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, AlCl, Al3 पॉजिटिव। तो आपको पता है एल्यूमिनियम पे सबसे हाईएस्ट चार्ज आपको नजर आ रहा है। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है? 3 पॉजिटिव। हायर द चार्ज, चाहे आइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उस कैटायन और अनायन के अंदर, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल यहाँ पर कैटायन का लिया हुआ है, तो ग्रेटर द चार्ज, ठीक है, ऑन दिस कैटायन, ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी, सो कोवलेंट कैरेक्टर इज ऑल्सो हाईएस्ट। फाइन। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट। अब इसका क्या मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो ये फजान रूल के अकॉर्डिंग जिस भी आयन के पास, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है इस बात को समझाने के लिए, Na पॉजिटिव का और Cu पॉजिटिव का। तो अकॉर्डिंग टू फजान रूल जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन जिनके शेल में कंप्लीट होते हैं, उनके कंपैरिजन में जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं वो ज्यादा पोलराइजेबिलिटी शो करते हैं। जिनके शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। अब देखिए Na पॉजिटिव है, इसका मतलब है 1s2, 2s2 और 2p6। इसके अंदर वाले शेल में 2 और 6 कितने हो गए बच्चे? यहाँ पर 3s तो 0 आएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो 1s2, 2s2, 2p6, तो मतलब कितने हो गए? 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन है इसकी लास्ट शेल के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। और इसमें या फिर आप बोले इसके अंदर कम से कम शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन एक साथ प्रेजेंट होने चाहिए। इसके आपको पता है सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एक साथ आते हैं। इसमें एज कम्पेयर टू 18 इलेक्ट्रॉन अगर जिनमें प्रेजेंट है वो ज्यादा पोलराइजेबिलिटी कैरेक्टर, उसका ज्यादा पोलराइजेबिलिटी फैक्टर होगा और वो ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा, वो कैटायन। तो आउट ऑफ दीज टू कैटायन Na पॉजिटिव एंड कॉपर पॉजिटिव विच हैज मोर कोवलेंट कैरेक्टर दोज। अब इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ आर्गन, क्योंकि कॉपर पॉजिटिव है और कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, और 29 का मीनिंग आप समझते हैं बहुत अच्छे से। एक्चुअली में इसका क्या होता है? आर्गन 18 हो गए, 3D कितने होते हैं? 10, और 4s कितने होते हैं? 1। और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो 3D क्या बच गया? 10, और 4s क्या हो गया मेरे पास? ये 0। पॉजिटिव का मतलब समझ गए ना आप? एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है 3D 10, 4s 1, बट एक पॉजिटिव की वजह से 4s में क्या हो गए? 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब यहाँ पर हम इसको हटा सकते हैं, तो इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है। और जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होती है वो कैटायंस मोर पोलराइजेबिलिटी शो करते हैं, मोर डिस्टॉर्शन शो करते हैं टुवर्ड्स अनायन। सो इसमें पोलराइजेशन कैरेक्टर ज्यादा होगा और मोर कोवलेंट कैरेक्टर को ये शो करेगा Cu पॉजिटिव एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव। So बच्चे, these are the rules that is related to the Fazan. They are called Fazan rules. Now we will discuss about the 5th and 6th application that is related to the dipole moment. तो अब हम बात करते हैं 5th application of the dipole moment, that is distinguish between cis and trans isomer. तो इसको उससे पहले हम ये कंसेप्ट अपना रब करते हैं फजान रूल्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन। मैं बार बार इस बात को इसलिए बता रही हूँ कि चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगली एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट की, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो बच्चे सिस और ट्रांस के बारे में भी आपको बिल्कुल नहीं पता, आपको पता ही नहीं है सिस किसको कहते हैं, ट्रांस किसको कहते हैं, बट अब आपको पता लगाना है। तो अब आइए देखिए, आप लोगों ने 10th लेवल तक ये पढ़ा था कि जिनमें सिंगल बॉन्ड होता
होता है कार्बन कार्बन में वो सैचुरेटेड होते हैं, और जिनमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन में या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन एटम के अंदर, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। इतना तो आपको पता है, और आई थिंक जरूर आपको ये बातें सारी पता है। मैंने कार्बन इन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हेन कार्बन कार्बन कैरी सिंगल बॉन्ड देन दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड carbon saturated compounds or saturated hydrocarbons, or when the carbon carbon have double या triple bond then they are called unsaturated compounds। ठीक है, तो अभी मुझे सिर्फ बात करनी है कार्बन कार्बन विच कैरी डबल बॉन्ड, मतलब, और सिंपली मैं 10th लेवल पे जाऊं तो हम इन्हें अल्कीन्स बोलते हैं, और जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम अल्केन्स बोलते हैं। तो अल्कीन्स की बात हो रही है यहाँ पर। अब आइए, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दूं, जैसे एक्चुअली ऐसे अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को सबको पता होगा, आप एकदम से जवाब देंगे कि यस मैम दिस इज इथीन। द टू कार्बन, फॉर ए टू कार्बन वी राइट द वर्ड इथ, फॉर ए डबल बॉन्ड वी यूज द वर्ड, डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं इन। यस डेफिनेटली दिस इज इथीन एंड इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई एम राइट? ठीक है। नाउ अगर मैं इसमें से 2 H हटाकर बेटा क्या लगा दूं, क्लोरीन लगा दूं, कोई भी दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दूं, ठीक है, तो अगर मैं इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं 1,2 डाइक्लोरो इथीन। आई एम राइट बच्चा? हमें पता है ये बात क्योंकि हमने 10th में पढ़ी है। फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लगे हैं तो 1,2 डाइक्लोरो इथीन। ठीक है, अब मैं इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट करूं। आइसोमर का मीनिंग आपने 10th में पढ़ा था, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट आपने डबल बॉन्ड का कंसेप्ट पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। अगर मैंने दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेम साइड प्लेस कर दिए तो वो है बेटा सिस, और अगर मैंने दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपोजिट साइड प्लेस कर दिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर तो वो है बेटा ट्रांस। ठीक है, अब आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या इनमें कुछ पोलैरिटी है, और पोलैरिटी को किससे मेजर करते हैं? पोलैरिटी को हम मेजर करते हैं बाय म्यू। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के, सो म्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0। और ये मॉलिक्यूल कैसा है? दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, अप्रोक्स 0, है ना। और यहाँ म्यू की वैल्यू क्या हो सकती है? डज नॉट इक्वल टू 0। सो मॉलिक्यूल क्या है? पोलर। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट डाइपोल, मैंने कल भी बताई थी आपको ये बात, ये जो बॉन्डिंग, ये जो बॉन्ड होता है बेटा, इसको बोलते हैं शेयर्ड बॉन्ड। इन्होंने अपने दोनों ने इलेक्ट्रॉन अपने शेयर किए, तो शेयर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम रिजल्टेंट डाइपोल बोलते हैं, और अगर कोई लोन पेयर प्रेजेंट होता तो उसे हम ऑर्बिटल डाइपोल बोलते। बट अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिजल्टेंट डाइपोल की। जब दोनों रिजल्टेंट डाइपोल एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं तो म्यू की वैल्यू 0 आने का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर नेचर का, उसके अंदर पोलैरिटी नहीं है। और अगर म्यू की वैल्यू, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो म्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, सो मॉलिक्यूल इज पोलर। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस। अब मैं आपको बताती हूँ सिस क्या है। जब 2 सेम एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बजाय कोई और एटम भी होता, बट व्हेन द 2 अटैच एटम प्रेजेंट ऑन सेम साइड देन दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमर, and when the 2 attached atom present on opposite side then it is called trans isomer। और आपको मैं एक बात बता दूं बहुत अच्छे से कि जरूरी नहीं यहाँ पर यही लगा हो, बट हाँ सिस और ट्रांस का कंसेप्ट सिर्फ आपको अल्कीन्स में देखने को मिलेगा, डबल बॉन्डेड वाले कंपाउंड्स में ही देखने को मिलेगा। और अगर आपका कोई अटैच एटम दोनों सेम साइड पे लगा है तो आप उसे सिस बोलेंगे। कोई आपका अटैच एटम हाइड्रोजन को हटाकर जब आपने जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्लेस किया, अगर वो डिफरेंट साइड लगा है, अपोजिट साइड लगा है, तो उसको बोलेंगे, ऐसे आइसोमर को बोलेंगे आप ट्रांस। और आइसोमर का मीनिंग आप आई थिंक समझ गए होंगे। सेम फॉर्मूला, बिल्कुल फॉर्मूला सेम है, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द डबल बॉन्डेड एटम इज डिफरेंट। अरेंजमेंट है जो एटम्स का डबल बॉन्डेड एटम कार्बन एटम के अराउंड डिफरेंट है। यहाँ क्लोरीन मैंने दोनों सेम साइड प्लेस कर रखे हैं, यहाँ मैंने क्लोरीन दोनों डिफरेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डिफरेंट साइड प्लेस कर रखे हैं। तो हम किसी भी सिस और ट्रांस आइसोमर में भी पोलैरिटी है या नहीं ये भी पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डेफिनेशन दैट इज डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट हमें ये बताता है मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉट पोलर, मॉलिक्यूल के अंदर कोई पोलैरिटी है या नहीं है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर। बेटा ये भी आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर। ठीक है, तो आइए आप इसको भी समझाते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर्स क्या होते हैं। तो देखिए बच्चे,
ये मेरी 6th एप्लीकेशन है डाइपोल मूवमेंट की। Explain the sixth application of the dipole moment. That application is distinguish between ortho, meta and para isomer. तो बच्चे ऑर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर आपको बिल्कुल नहीं पता अभी तक, बट आप समझिए और इस कंसेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन अवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2। ठीक है, जब हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब हम रीड आउट करेंगे तब आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझ आएंगे ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या होते हैं। बट अभी मैंने आपको समझाना है कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है डाइपोल मूवमेंट के कंसेप्ट की। तो क्या इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी डाइपोल मूवमेंट का कोई रोल होता है? यस। तो अभी आप देखेंगे, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ डाइक्लोरोबेंजीन। बेटा बेंजीन आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये बेंजीन है जिसे कैकुले ने एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रक्चर। दैट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेंस structures or contributing structures. You know that they are also called canonical forms. So डाइक्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन है और इसमें 2 क्लोरीन लगे हैं। बेंजीन है, इसमें 2 क्लोरीन लगे हैं। ये बेंजीन है, इसमें 2 क्लोरीन लगे हैं। बट आप ये देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन की पोजीशन अलग अलग है। अगर दोनों क्लोरीन सेम एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है, एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है, तो वो कंडीशन होगी ऑर्थो। जब वो एक छोड़कर अलग कार्बन पे अटैच है, उस एक छोड़कर फिर अटैच है, तो वो होगी हमारी मेटा कंडीशन। और जब बिल्कुल आमने सामने प्रेजेंट है, हमारे अटैच एटम्स हमारे बिल्कुल बेंजीन के ऊपर आमने सामने है, तो ये कंडीशन होती है बेटा पैरा। ठीक है, और ये एक दूसरे के आइसोमर क्यों है? क्योंकि इनका फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। ये बात आप लोग 10th में पढ़कर आए हैं। तो अब आइए, यहाँ पर क्लोरीन अटैच है, दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो बिल्कुल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ भी क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ भी क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। बट एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बिल्कुल अगेंस्ट है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे की पोलैरिटी को कैंसिल कर रहे हैं और यहाँ पोलैरिटी कैंसिल होने के बाद क्या होगा? म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल समवट क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। इसमें पोलैरिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब आइए मेटा, ये मेटा आइसोमर होता है। इसमें पोलैरिटी 1.48 डिबाई एक्सपेरिमेंटली मेजर करने के बाद। ये है ऑर्थो, इसमें जो दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बिल्कुल भी पोलैरिटी को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाईली डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू है, दैट वैल्यू इज 2.54 डिबाई इन केस ऑफ ए ऑर्थो। और पैरा के केस में हाईली सिमेट्रिकल नेचर होने की वजह से, सिमेट्री तो सबसे ज्यादा है, जितनी ज्यादा सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल के अंदर, परफेक्ट सिमेट्री के कारण कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। बट मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण ये नहीं कह सकते कि उसमें पोलैरिटी हाई होती है। इसमें पोलैरिटी बिल्कुल 0 होती है, बिकॉज दोनों के दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। सिमेट्री तो हाई है बट बिल्कुल अपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे की पोलैरिटी को कैंसिल आउट करते हैं और इन्हें बोलते क्या है इस बॉन्ड को? रिजल्टेंट डाइपोल। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो पोलैरिटी यहाँ बिल्कुल 0 है इन केस ऑफ पैरा आइसोमर ऑफ द डाइक्लोरोबेंजीन। तो अभी आपको पता लगा ऑर्थो कैसे बनाते हैं हम, बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पे। मेटा कैसे बनाते हैं, एक छोड़कर। और पैरा आइसोमर्स कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आमने सामने। ठीक है, तो पोलैरिटी इन केस ऑफ ए पैरा आइसोमर कंप्लीटली 0 बिकॉज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैंसिल द पोलैरिटी विद ईच अदर। ठीक है, तो इतना आपको पता लगा। These are the applications that are related to the dipole movement in case of different concept। तो आज हमने dipole movement का concept पढ़ा, उनकी applications पढ़ी अलग अलग केसेस में। आपने देखो कहाँ से पढ़ना शुरू किया, हमने dipole movement के application में पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का concept। हमने dipole movement के concept में पढ़ा ऑर्थो, मेटा, पैरा का concept, सिस ट्रांस का concept आप लोगों ने पढ़ा। कोवलेंट कैरेक्टर हैव सम आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर हैव सम कोवलेंट कैरेक्टर। फिर हमने ये भी पढ़ा इस कंसेप्ट के अंदर कि आप किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल में कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है ये आप कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के अंदर हमने बहुत सी बातें डिटेल में पढ़ी। तो mu represent the dipole moment and dipole moment is a definition that related to that help in measure the polarity in a molecule and this concept is mainly for covalent molecule। क्या covalent molecules में कोई polarity होती है? Yes, covalent molecule have some polarity, have some charge and due to this charge they also have some ionic character। तो this is the complete detail about the application of the dipole moment। So in the next class we have discussed about a very important topic that is related to the VSPER, electrovalential electron pair repulsion theory। So in the next class we will discuss about the
वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और आफ्टर दैट हमारा जो कंसेप्ट चलेगा रिमेनिंग इन दिस चैप्टर, वी विल डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ थ्योरीज। तो अभी हम कल डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट द वीबीटी थ्योरी एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द एमओटी थ्योरी, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। ठीक है, तो इस तरह से हमने अलग अलग थ्योरीज पढ़नी है और कल हमारी थ्योरी रहेगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और ये थ्योरी कुछ कुछ नाम से ही क्लियर हो रही है, वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल आपको पता है, द इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन द लास्ट शेल इन एनी when write the electronic configuration of any atom, any element, then the last shell में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं they are called valence shell। और यहीं से हम अपना कंसेप्ट कल शुरू करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से। सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क नीट एंड क्लीन।